ओके स्टूडेंट, सो अलग अलग डेफिनेशन टर्म्स हम डिस्कस कर रहे थे एज यू नो. सो वी हैव डिस्कस्ड मर्केंटाइल एजेंट. वी हैव डिस्कस्ड द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉल्ड प्रॉपर्टी. जनरल प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी हम कैसे बोलते हो सब क्लियर हो गया है. बराबर है. आगे बच्चों वी हैव अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट जो आई थिंक मैं नहीं भी पढ़ा हूं तो भी समझेगा. नोट्स में अगर आप अपने देख रहे हो बुक है तो बच्चों, डू यू नो व्हाट इज इंसॉल्वेंट? डोंट यू थिंक सो कि आपने इंसॉल्वेंट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बिल ऑफ एक्सचेंज में. ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो जाता है. ओके, तो ये वर्ड भी हमारे लॉ में यूज होगा. बच्चों, कैन यू डिफाइन व्हाट इज इंसॉल्वेंट? हु इज इंसॉल्वेंट पर्सन? व्हेन द पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट? एनीवन? तो आपको 11th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ाया होगा कि जब किसी पर्सन की लाइबिलिटी इज मोर देन हिज एसेट. एम आई राइट? मोर देन एसेट. जब लाइबिलिटी जब एसेट से ज्यादा हो जाती है, सही है, तो इसका मतलब दैट पर्सन बिकम्स अनेबल टू पे हिज ड्यूज डेब्ट्स. उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बैड हो जाती है एंड वो अपने जो भी डेट क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है वो पे नहीं कर पाता है ना. पैसों की कमी आ जाती है. आवाज नहीं आ रहा है बच्चों? आवाज नहीं आ रहा है? स्क्रीन दिख रहा है सबको? आ रहा है ना? हाँ. तो बच्चों, मैं क्या कह रहा था समझ में आ गया ना? जब फाइनेंशियल पोजीशन बैड हो जाती है. स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? इंसॉल्वेंट लिखा है. अच्छा अच्छा. आवाज तो आ रही है ना? अच्छा. ठीक है बच्चों, 2 मिनट रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ. अभी दिख रहा है? हेलो? अभी स्क्रीन दिख रही है? कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? ये ऊपर नीचे हो रहा है नहीं? ओ गॉड. 1 मिनट. हाँ बच्चों, अभी दिख रही है, देखो. आवाज आ रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? आवाज आ रहा है अभी सबको? अच्छा. नेटवर्क इशू हो रहा है कुछ. ठीक है, नो प्रॉब्लम. ओके बच्चों, सो आई थिंक वी वर डिस्कसिंग द वर्ड इंसॉल्वेंट. आपको क्लियर है ना बच्चों अकाउंटिंग में इंसॉल्वेंट का मतलब? अ बैड फाइनेंशियल पोजीशन where person is not in a position to repay his loan dues. He is not in a position to pay to his creditors due to bad financial position. उस बैड फाइनेंशियल पोजीशन को आपको याद होगा तो हम कहते थे इंसॉल्वेंसी. याद है? उस बैड फाइनेंशियल पोजीशन को वी यूज टू रेफर बाय इंसॉल्वेंसी वर्ड. या बच्चों जिसको हम कहते हैं बैंक करप्सी, सुना तो होगा. इंसॉल्वेंट को और एक नाम है बैंक करप्ट. समझ रहे हो ना सब लोग? बैंक करप्ट. बराबर है. पैसों की कमी की वजह से, डेफिशिएंसी याद होगा तो, पैसों की कमी की वजह से बच्चों यू आर अनेबल टू पे योर ड्यूज डेप्ट एंड दैट इज द रीजन यू आर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट. आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाता है. बराबर है. बाय द कोर्ट.
तो बच्चों इंसॉल्वेंट का मीनिंग आपको समझना है, एज गुड एज बैंकरप्ट। आपने हिंदी में वर्ड सुना होगा ना, दिवाला, दिवाला निकल गया किसी का। हैव यू हर्ड दैट वर्ड? दिवाली नहीं है, दिवाला। दिवाली इज अ पॉजिटिव साइन, दिवाला इज नेगेटिव साइन। दिवालिया हो गया, हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में, दिवालिया हो गया। तो बच्चों दिवालिया इज नथिंग बट इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट। और उसके बैड फाइनेंशियल पोजीशन को हम कहेंगे इंसॉल्वेंसी। ओके, हमने पढ़ा है बच्चों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो ज्यादा मुझे वैसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। बरोबर है बच्चों? बायर इंसॉल्वेंट हो सकता है, कोई भी पार्टी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इंसॉल्वेंट हो सकती है। इज दैट क्लियर विथ एवरीवन? चलो बच्चों, तो वो आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। फिर उसके बाद बच्चों एक और बार बार वर्ड आएगा हमारे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, दैट इज प्राइस। बच्चों प्राइस, आपको लगता नहीं प्राइस इज नथिंग बट कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स? हेलो हेलो हेलो। जब हम कहते हैं सेलर सेल्स द गुड्स टू बायर फॉर प्राइस, डोंट यू थिंक प्राइस, प्राइस बोलते हैं ना हम लोग। जैसा आप कहीं सामान खरीदने जाते हो तो रेट पूछते हो ना, क्या इसका रेट क्या है, प्राइस क्या है। तो वो दुकान वाला प्राइस ऐसा बोलता है क्या कि ये गुड्स का प्राइस है 50 किलो चावल, एक बकरी दे देना, ऐसा कभी बोलता है क्या? नहीं। जब प्राइस की बात होती है ना सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, प्राइस की बात होती है ना बच्चों सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, तो यू हैव टू ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ मनी। आपको हमेशा पैसों के एंगल से ही समझना है। मनी कंसिडरेशन इज प्राइस अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। आई रिपीट, मनी कंसिडरेशन इज विल बी ट्रीटेड एज प्राइस। बरोबर है? इन योर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। आई होप एवरीवन, बार्टर सिस्टम नहीं चलेगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बार्टर सिस्टम अलाउड नहीं है बच्चों, कि मैं गुड्स दूं उसके बदले आप मुझे गुड्स दे दें। तो इज दैट क्लियर? तो यहाँ जब हम प्राइस वर्ड यूज करेंगे ना, कि सेलर ने बायर को गुड्स बेचा, बरोबर है, फॉर अ कंसिडरेशन कॉल्ड प्राइस, तो आप प्राइस का मतलब हमेशा मनी को एजम्पशन करेंगे, हाँ? बार्टर सिस्टम को नहीं। बच्चों क्लिक हुआ सबको? यस, अगेन वेरी सिंपल वन लाइनर डेफिनेशन। पढ़ाता नहीं तो भी समझ में आ जाता, आप खुद भी पढ़ सकते थे उसको। एक लाइन का डेफिनेशन है। उसके बाद बच्चों एक और लास्ट डेफिनेशन यहाँ ऐड हुआ है, जो हम अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूज करेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, दैट इज क्वालिटी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी, क्वांटिटी तो सबको मालूम है। हाँ, एक मिनट, हाँ बच्चों एक मिनट। अच्छा, तो बच्चों क्वांटिटी वर्ड समझ रहे हो? क्वांटिटी वर्ड दैट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन सम मेजरमेंट, किलो, लीटर, एम आई राइट, टन्स, बेल्स ऑफ कॉटन। ये जब हम क्वांटिटी को रेफर करते हैं, डोंट यू थिंक सो, क्वांटिटी। बट बच्चों your book has defined not the word quantity, that is understood generally, everyone knows what is quantity. Quality of goods, what they are trying to explain is quality of goods. बच्चों यहाँ क्वालिटी का मतलब क्या समझने का? यस एनीवन? बुक का मत पढ़ो बच्चों, आपस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग आपस में बातें कर रहे हैं। पहले हम अपने हिसाब से डिस्कस करेंगे, ठीक है? What do you understand exactly when you read the word quality of goods? Yes, anyone? Please type your answer. Features of goods. Yes, Parth, you can say that. Standard of goods. That is, I think, more appropriate answer. Feature of goods की बजाय yes, durability of goods चलेगा। बरोबर है? तो बच्चों अलग अलग आंसर्स, बच्चे अपना अपना अलग अलग थिंकिंग होता है गुड्स को लेकर बच्चों। लेकिन सेल ऑफ गुड्स एक्ट की अगर हम बात करें ना बच्चों, जो हमने एक्ट चालू किया द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, उसमें उन्होंने सेक्शन 212 में जिस प्रकार क्वालिटी ऑफ गुड्स को डिफाइन किया है बच्चों, वो है उस गुड्स का बच्चों कंडीशन क्या है,
व्हाट इज देयर स्टेट और कंडीशन, स्टेट मतलब राज्य नहीं है, किस हालात में वो गुड्स हैं, किस कंडीशन में वो गुड्स हैं जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, या जब गुड्स की डिलीवरी दी गई, तो वो गुड्स की कंडीशन क्या थी, वो किस हालात में थे। अगर कंज्यूमेबल गुड्स हैं तो क्या वो खाने लायक थे, बरोबर है। अगर बेचना है हमें तो क्या वो बेचने लायक थे, क्या वो मर्चेंटेबल क्वालिटी के थे, ये सब भी देखना पड़ेगा बच्चों। मान लो बच्चों आप गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो एंड बच्चों गुड्स में कुछ डिफेक्ट है, बरोबर है। मान लो क्रैक्स है, क्रैक्स, तो आप क्या क्या डिक्लेयर करोगे, गुड्स की क्वालिटी बढ़िया है कि घटिया है। इमीडिएटली आप क्वालिटी की बात करोगे कि नहीं क्वालिटी बेकार है। ठीक है, क्वांटिटी सही है, सब कुछ सही है, कलर भी वही है, सब कुछ वही है, फीचर्स भी वही है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है हमको डाउन लगती है। बहुत लोग देखो ऐसा भी बोलते हैं क्वालिटी डाउन लगती है। आप कपड़े खरीदने जाते हो बच्चों, शर्ट हमको फुटपाथ पे 60 रुपए में भी मिलता है, एंड बच्चों कुछ शर्ट हमको अच्छे शोरूम में जाए हम ब्रांडेड ले, तो हमको कुछ शर्ट्स 1800 रुपए में भी मिलता है। डोंट यू थिंक सो? सो व्हाई देयर इज अ चेंज इन द प्राइस, शर्ट बीइंग द सेम, कपड़ा वो भी है, कपड़ा ये भी है ना। तो फिर प्राइस में इतना डिफरेंस क्यों, कि हमको एक शर्ट 60 रुपए में भी मिल जाता है, एक शर्ट 1800 2000 में भी लोग पहनते हैं एक शर्ट। व्हाट इज द रीजन बच्चों, व्हाट इज रीजन? द रीजन इज ऑफ कोर्स यू ऑल स्टूडेंट्स एक्चुअली नो ऑल दीज थिंग्स। मैं आप समझ ही रहे हो क्वालिटी कितना मायने रखता है। आपके मोबाइल को ही ले लो ना बच्चों, 5000 का मोबाइल का क्वालिटी देखो एंड आप 50,000 वाले मोबाइल का क्वालिटी देखो, आप खुद ही यूज करते हो, आपको अपने आप पता चल जाता है व्हाट इज द क्वालिटी, है ना। उसका यूज करने का तरीका, उसका कैसा हमको बेनिफिट उससे मिलता है, कैसा सेटिस्फेक्शन मिलता है हमको। क्वालिटी को बच्चों हम लोग तरह तरह के एंगल से डिसाइड कर सकते हैं, है ना। कि सेटिस्फेक्शन हमको मिल गया तो वो भी हमारे लिए बोलेंगे अच्छे क्वालिटी का, बिकॉज वी आर सेटिस्फाइड विद द गुड्स। डोंट यू थिंक सो? ओके। तो बच्चों बुक ने ज्यादा बोला नहीं है, बुक ने सिर्फ यही कहा है कि क्वालिटी ऑफ गुड्स इंक्लूड देयर स्टेट एंड कंडीशन ऑल्सो, किस हालात में ये गुड्स हैं, बरोबर है, किस सिचुएशन में ये गुड्स हैं, बरोबर है, ये भी क्वालिटी दर्शाएगा। तो बच्चों विद दिस मैं ऐसा डिक्लेयर कर सकता हूं कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये लॉ को पढ़ने के लिए जिन टर्म्स का हमको समझना था जरूरी, जिन टर्म्स को हम बार बार यूज करेंगे लेक्चर्स में मेरे आगे के यूनिट्स में, वो टर्म्स क्लियर हो गए बच्चों। जरा 2 मिनट दे दो मुझे एंड आप बिना देखे बताओ। सबसे पहले मैंने डेफिनेशन किसका पढ़ा है आपको, लास्ट 2-3 लेक्चर से हम बच्चों डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, याद करो, बायर। सही जा रहा हूँ? फिर बच्चों दूसरे नंबर पर बायर सेलर हमने पहली पॉइंट में पढ़ लिया, बायर सेलर। तीसरे नंबर में बच्चों हमने गुड्स पढ़ा, याद है, डेफिनेशन ऑफ गुड्स। फिर बच्चों हमने काइंड्स ऑफ या टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़े, 3 प्रकार के। फिर बच्चों हमने गुड्स के बाद गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट, या सॉरी डिलीवरी एंड उसके फॉर्म्स पढ़े, अलग अलग टाइप्स पढ़े। सही जा रहे हैं बच्चों? फिर बच्चों आज का लेक्चर गुड्स आर इन अ डिलीवरेबल स्टेट। डिलीवरेबल स्टेट में आप कब बोलेंगे गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में, पढ़ा आज ही हमने। फिर बच्चों डिलीवरेबल स्टेट में गुड्स हैं, ये पढ़ने के बाद हमने द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पढ़ा बच्चों, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। कितने सारे टर्म्स हमने कवर किए देखो 2-3 लेक्चर में, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू गुड्स। फिर बच्चों हमने मर्केंटाइल एजेंट पढ़ा। फिर प्रॉपर्टी, द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पढ़ी, इंसॉल्वेंट, फिर प्राइस एंड फाइनली क्वालिटी। बच्चों इन सब का समझना एक लेवल पर जरूरी है आपका,
क्योंकि बच्चों इनमें से बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल अब हम आने वाले आगे के लेक्चर्स में करेंगे। एंड उस वक्त जब मैं बोलूंगा सिंबॉलिक डिलीवरी या मैं बोलूंगा प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, तो उस वक्त आप डाउट नहीं पूछेंगे कि सर प्रॉपर्टी का मतलब क्या। तो मैं आपको मोबाइल में से घुस के मारूंगा फिर फटके, है ना, तब पूछने का नहीं। ओके, तब समझ जाने का कि हाँ प्रॉपर्टी तो सर ने पढ़ा है, हमको ओनरशिप देना है ना, ऐसा समझ लेने का अच्छे से। तो बच्चों अगर मैं आपके नोट्स के हिसाब से जाऊं तो अब मैं डेफिनेशन के बाद द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 4 कवर करने जा रहा हूं बच्चों। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन 4 कवर करने जा रहा हूं, बरोबर है। अब आप बोलेंगे सर सेक्शन 4 में क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बायर एंड सेलर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि नहीं, गुड्स बाइंग एंड सेलिंग करने का, तो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स। बच्चों आप ही बताओ, कॉन्ट्रैक्ट, आप कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग पढ़ाने की जरूरत है क्या आपके बैच को? डोंट यू थिंक सो? हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, सबको मालूम है कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एंड व्हेन आई यूज द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, तो आप ही बता दो ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होगा? हु आर द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स की पार्टीज कौन? तो ऑफ कोर्स आप कहेंगे सर बायर एंड सेलर, बहुत सिंपल है, बायर एंड सेलर, बरोबर है। एंड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। सब्जेक्ट मैटर क्या है? तो गुड्स है। अब गुड्स का मतलब क्या है बच्चों, हमने पढ़ा है, बरोबर है, सब कुछ पढ़ा है, अभी देखो इजी लगेगा। तो बच्चों सेक्शन 4(1) जो है, सब सेक्शंस भी हैं, सेक्शन 4(1) एक्चुअली डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को। एंड बच्चों जरा अभी पहले नोट मैं जो लिख रहा हूँ उस पर ध्यान देना है, नोट्स में नहीं। बच्चों ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है ना, एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर टू बाय और सेल गुड्स फॉर कंसिडरेशन कॉल्ड प्राइस, फॉर कंसिडरेशन कॉल्ड क्या बोलो, प्राइस। बच्चों ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल डेफिनेशन को समझने के लिए मैं बताऊंगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है इसमें बच्चों दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होंगे, बरोबर है। अब वो दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मैं क्या करता हूँ, डेफिनेशन पढ़ाने के बाद ही बताता हूँ, पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं बच्चों। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4(1), व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स? तो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज नथिंग बट इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों ये कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है दो लोगों के बीच में, विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर, जहां बच्चों क्या होता है, सेलर, जहां पर सेलर क्या करता है, ट्रांसफर्स। बच्चों सेलर क्या करता है, ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स मतलब समझने की कोशिश करो, ट्रांसफर्स, और नॉट ओनली ट्रांसफर्स बट ऑल्सो बट और एग्रीज टू ट्रांसफर, ट्रांसफर। एक और इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स क्या है? तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट है जहां सेलर ट्रांसफर करता है या ट्रांसफर करने का एग्रीमेंट करता है। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री।
और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट एग्रीमेंट तैयारी करता का साथ। है, बरोबर है। क्या ट्रांसफर करने का एग्रीमेंट करता है? क्या ट्रांसफर करने का एग्रीमेंट करता है? द प्रॉपर्टी। टाइप करो प्रॉपर्टी मतलब सेलर बायर को क्या प्रॉमिस करता है, क्या ट्रांसफर करने का बच्चों प्रॉमिस करता है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप। ओनरशिप। प्रॉपर्टी किसको? किसको? खुद को? किसको ट्रांसफर करता है वो? बायर को। किसको? बायर को ट्रांसफर करेगा। ऐसे ही फुकड़ में चैरिटी चल रही है क्या? हाँ, चैरिटी चल रही है? नहीं। बायर को सेलर जब ओनरशिप ट्रांसफर करेगा गुड्स का, बरोबर है। इधर मैंने लिखा नहीं, मैं लिख देता हूं बच्चों। प्रॉपर्टी किस में? तो प्रॉपर्टी इन गुड्स लिखना जरूरी था, देखो भूल गया मैं। प्रॉपर्टी इन गुड्स किसको ट्रांसफर करेगा? टू द बायर। ये भी समझ में आ गया। लेकिन फुकड़ में देगा क्या सेलर? ओनरशिप क्या फुकड़ में देगा क्या? नहीं। फॉर फॉर अ प्राइस। एंड प्राइस का मतलब अभी अभी पढ़ा कि नहीं हमने? प्राइस का मतलब मनी कंसिडरेशन। बच्चों आपको सेक्शन 4(1) समझा? हेलो हेलो। हाँ। लेकिन बच्चे एक बात और है, यहाँ इस सेक्शन 4(1) को ध्यान से देखो ना, तो आपको एक बात पता चलेगी। बात ये पता चलेगी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेलर बायर को ओनरशिप ट्रांसफर कर देता है। ये देखो, ट्रांसफर्स या ओनरशिप ट्रांसफर करने का एग्रीमेंट भी किया। देखो, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ही, उसमें कोई वाद विवाद है ही नहीं बच्चों। लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर करने का अगर एग्रीमेंट भी करता है फ्यूचर में, तो भी इसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल माना जाएगा। एक काम करो बच्चों, सेलर का डेफिनेशन याद करो। याद करो, क्या था सेलर का डेफिनेशन बच्चों? हमने क्या पढ़ा था सेलर का डेफिनेशन? कुछ सेल्स और एग्रीज टू सेल्स, याद आया? who not only sells goods but agrees to sell goods। वही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में लिखा है, जहां सेलर ट्रांसफर कर देता है ओनरशिप या ट्रांसफर करने का एग्रीमेंट करता है। दोनों में से कुछ भी करता है बच्चों, लॉ के नजरों में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया। अब बताओ, अब क्लिक हुआ सबको? यानी बच्चों मैं अगर और बताऊं और बाइफरकेट करूं तो मैं कहूंगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सेल, एक होता है एग्रीमेंट टू सेल। एक को हम क्या बोलेंगे? सेल। एंड एक होता है एग्रीमेंट टू सेल। अब एक काम करो, एग्रीमेंट टू सेल। अब एक काम करो बच्चों, दोनों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हैं, दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। चलो बताओ सेल में क्या होगा? सेल में क्या होगा? ओनरशिप। चलो आंसर दो। सेलर ने बायर को गुड्स सेल कर दिया, मतलब एग्जैक्टली क्या किया? क्या समझा आपको सेल से? ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो गया कि फ्यूचर में ट्रांसफर होगा? कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद कर दिया ना। तो बच्चों यहां पर ओनरशिप, इधर देखो, डायग्राम देखो, ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर्ड। सेलर ने बायर को इमीडिएटली ट्रांसफर कर दिया। एन एग्रीमेंट टू सेल में क्या ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होगा क्या? ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होगा क्या? नहीं बच्चों, ये ट्रांसफर होगा ऑन फुलफिलमेंट। ऑन फुलफिलमेंट
ऑफ सर्टन कंडीशन। मतलब सेलर ने बायर के ऊपर कुछ कंडीशंस डाले हैं, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ओनरशिप ट्रांसफर की जाएगी, कंडीशन ट्रांस सेटिस्फाई नहीं होता है तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की जाएगी। कुछ समझा? तो एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड बट एट सेट फ्यूचर डेट ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन कंडीशन। है ना बच्चों, यही कारण है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दो प्रकार के होते हैं, एक जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट विदाउट एनी कंडीशन, एब्सोल्यूट, एंड एक होता है कंडीशनल, एंड एक होता है कंडीशनल। कंडीशनल। अब बोलो बच्चों, सेक्शन 4(1) भी कंप्लीट हो गया। मैं आपको बता दूं, सेक्शन 4(2) भी मैंने कंप्लीट किया। आप बोलेंगे सर 4(2) कहाँ कंप्लीट किया आपने? 4(2) कहाँ कंप्लीट किया? तो एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल पढ़ा के मैंने सेक्शन 4(2) भी कंप्लीट कर दिया। इज दैट ओके? यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दो प्रकार के हैं, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल। एब्सोल्यूट का मीनिंग मैंने पहले भी बताया, कंप्लीट, यानी ओनरशिप देकर कंप्लीट हो चुका है मैटर। एंड कंडीशनल मतलब ओनरशिप दी जाएगी बट ओनली ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन। बच्चों मैं आपका रिस्पांस चाहता हूं यहाँ पर यस नो में। इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज टाइप यस, नो लिखेंगे तो आई एम रेडी टू एक्सप्लेन अगेन। एंड बिल्कुल बच्चे शर्माने का नहीं है डाउट पूछने में, कि बाकी यस बोल रहे हैं मैं नो नो क्यों बोलूं, मुझे नहीं समझा है, ऐसा मत करो बच्चों। गिरीश सर का भरपूर यूज करो आप लोग, है ना? लिख के आना ही चाहिए आंसर किसी भी हालत में, हमको सीए बनने का ही है तो बनने का है ना? माइंड को वैसे डेवलप करो बच्चों। अभी आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखो बस, आपको इंटरमीडिएट में बहुत इजी लगेगा ये, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करा दी गई है लॉ कैसे पढ़ने का, कैसे समझने का, सर कैसे धीरे धीरे डेफिनेशन को पढ़ते हैं, समझते हैं। ये सब बच्चों आपको प्रैक्टिस डेवलप करनी है, आप भी टीचर बनोगे फ्यूचर में, आप भी पढ़ाओगे बच्चों को, बरोबर है? उस वक्त बच्चों आपको भी ये मेथड क्लियर होना चाहिए। लॉ टीचर बहुत कम है बच्चों। मैं तो कहता हूँ किसी को अच्छा जमता है तो बहुत अच्छे से पढ़ के पढ़ाने को शुरू कर देना सीए बनने के बाद, बरोबर है? बहुत कम टीचर्स है लॉ के, याद रखो। चलो बच्चों मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। 4(1) 4(2) आई होप सबको क्लियर हो गया। यस। चलो अब एक काम करते हैं बच्चों, अभी मैं बुक के हिसाब से अगर जाऊं तो मुझे आपको सेक्शन 4(3) जो है वो पढ़ाना है। अब 4(3) मैंने इनडायरेक्टली पढ़ा दिया है बच्चों। अब आप बोलेंगे सर कब पढ़ाया आपने? इधर देखो, ये जो मैंने पढ़ा है ना, सेल में हम ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर करते हैं, एन एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप फ्यूचर डेट को ट्रांसफर की जाएगी ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन। यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दो प्रकार के हैं, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। ये हमको बताता है सेक्शन 4(3). कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल हो सकता है, ये हमको बताता है 4(2). अब बताओ बच्चों, तीनों सेक्शन क्लियर हुए? 4(1) 4(2) 4(3), बराबर है? आप जब अपना टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे पेज नंबर 2.6 तो आपको लाइन से ये तीनों सेक्शन मिलेंगे। एंड आई एम 200% श्योर, आई एम 200% कॉन्फिडेंट कि आपको एक एक वर्ड समझ में आएगा उसके अंदर। बच्चों इतना कॉन्फिडेंस के साथ अभी मैं बोल रहा हूँ देखो आपको। बट बच्चों वी हैव सेक्शन 4(4), यहाँ थोड़ा सावधान हो जाओ। सेक्शन 4(4) पे जरा अलर्ट हो जाओ सब लोग। सर क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, जरा अंडरस्टैंड करो बच्चों। इसके लिए मैं आपको कुछ बोलूंगा बच्चों, जरा वो मुझे बताना आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं, बरोबर है? मैंने अभी भी कहा
कि एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, ओनरशिप कब दी जाती है बच्चों, ओनरशिप कब दी जाएगी, ट्रांसफर की जाएगी, इमीडिएटली या एट फ्यूचर डेट। एकदम रिलैक्स होके आंसर दो बच्चों, कोई टेंशन मत लो माइंड पर, ज्यादा बोझ मत रखो। हाँ, फ्यूचर डेट को ट्रांसफर करेगा सेलर बायर को ओनरशिप, है कि नहीं, वो भी कुछ कंडीशन सेटिस्फाई किया तो। बच्चों मेरा बीच में ही सवाल, कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो, चलो कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो आपको लगता नहीं कि एग्रीमेंट टू सेल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो एग्रीमेंट टू सेल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं, सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चों मान लो सेलर ने कंडीशन रखा है बायर को कि मैं कॉन्ट्रैक्ट जरूर कर रहा हूं आपको गुड्स बेचने का, बट ओनरशिप मैं आपको 1 महीने बाद दूंगा, ओनरशिप मैं 1 महीने बाद ट्रांसफर करूंगा। तो बच्चों 1 महीना खत्म होने के बाद क्या हो जाएगा, 1 मंथ जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, डोंट यू थिंक एग्रीमेंट टू सेल विल बी कन्वर्टेड इनटू सेल। हेलो हेलो हेलो, आपको लगता नहीं एग्रीमेंट टू सेल इमीडिएटली सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। भाषा को समझने की कोशिश करो, सही है, सही जा रहा हूं बच्चों। एंड बच्चों अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो, कोई अगर सेलर ने कंडीशन रखा है पेमेंट को लेकर एंड पेमेंट नहीं दे पाया बायर, तो क्या फ्यूचर डेट को क्या वो ट्रांसफर होगी क्या, क्या एग्रीमेंट टू सेल सेल में कन्वर्ट होगा क्या, नहीं होगा, फिर वो अग्रीमेंट ही रह जाएगा। वेरी गुड, वॉइड मत बोलो, फिर वो सेल में कन्वर्ट नहीं हुआ है, वो एग्रीमेंट ही रह जाएगा। फिर आगे देखेंगे आगे क्या सिचुएशन रहेगा, क्या उसके हिसाब से आगे काम होगा। तो बच्चों 4.4 यही कह रहा है आपसे, सेक्शन 4.4 यही कह रहा है कि फ्यूचर डेट को स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाई होता है या पर्टिकुलर टाइम इलेप्स होता है, खत्म होता है, तो उसके बाद एग्रीमेंट टू सेल अपने आप सेल में कन्वर्ट हो जाता है, एग्रीमेंट टू सेल अपने आप सेल में कन्वर्ट हो जाता है। सुना सब लोगों ने, यस, ओके, चलो आगे। बट बच्चों दिस इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन, सेटिस्फाई हुआ तो ही मैं बात कर रहा हूँ, तो ही एग्रीमेंट टू सेल सेल में कन्वर्ट होगा, एंड अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो एग्रीमेंट टू सेल ही कहलाएगा। ओके, किसी ने ऊपर लिखा था वो एग्रीमेंट टू सेल ही रहेगा, दिशा ने लिखा था। ओके, चलो बच्चों 4.1 4.2 4.3 4.4 टाइम्स लाइन से आपके नोट्स में लिखा है। उसके बाद बच्चों सेल का मतलब क्या है वो भी लिखा है, एग्रीमेंट टू सेल का मतलब क्या है बच्चों वो भी लिखा है, सही है। एब्सोल्यूट सेल किसे कहते हैं एंड एग्रीमेंट टू सेल किसे कहते हैं बच्चों, वो भी हमने कवर कर लिया है, बरोबर है, इज दैट ओके। अब बच्चों जब हम सेल बोलते हैं, या नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, व्हेन एग्रीमेंट टू सेल, बच्चों सीधा आर्ग्यूमेंट, व्हेन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स सेल। बच्चों क्वेश्चन समझा आपको, एग्जाम में मान लो एग्जाम में आता है अगर ये, तो 6 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे आप। हेलो, 6 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, एक्सप्लेन करना पड़ेगा सभी लोग। बच्चों पेज नंबर 2.6 नोट्स में है ना आपके, कि मैं नोट्स ओपन करूं, नोट्स ओपन करके रीड करूं। अब बच्चों ये तो हमको समझ में आएगा क्वेश्चन, कि जब फ्यूचर में कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती या टाइम elapse होता है, बरोबर है, तो बच्चों एग्रीमेंट टू सेल विल बिकम सेल। अभी अभी तो हम पढ़ के भी आ रहे हैं ना अच्छे से उसको, बरोबर है। लेकिन बच्चों आपके बुक ने जो लिखा है इट इज एक्चुअली वेरी सिंपल, एक्चुअली वेरी सिंपल, ओके, बट मैं थोड़ा रीड करके समझाऊंगा इसको।
जरा देखो नोट्स में, मुझे जरा रिस्पांस दो, ये दिखाई दे रहा है कि आपको? देखो अपना इंस्टीट्यूट का मटेरियल दिख रहा है सबको? या टेक्स्ट बुक सामने है आपके तो टेक्स्ट बुक रखो, अगर स्क्रीन पे आपको छोटा दिख रहा है तो आपका टेक्स्ट बुक रख दो सामने तो भी चलेगा। ओके बच्चों, देखो ये यही मैं कह रहा था। देखो 4-1 दिया है, पढ़ लेना अच्छे से। 4-2 दिया है, 4-3 दिया है, 4-4 दिया है। ठीक है बच्चों, एकदम लाइन से पढ़ते जाने का घर पे, बहुत ही सिंपल है। फिर सेल का मतलब क्या, तो ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है। एग्रीमेंट टू सेल क्या, तो फ्यूचर में ट्रांसफर होगा ओनरशिप, बरोबर है? ये सब है। एक मिनट बच्चों, तो ये सब ट्रांसफर होगा, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलो आगे, ये जो मैं प्रश्न आपको बोल रहा था ना बच्चों, देखो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है या बुक में देखो। व्हेन एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल। हेलो बच्चों, पहले एक रिस्पांस दो, 2-4 लोग। क्लियर हुआ बच्चों? ये मतलब क्लियर नहीं, सॉरी, स्क्रीन दिख रहा है सबको? जिनके पास बुक है बुक में देखो चलेगा, इंस्टीट्यूट का मटेरियल अपना तो उस पे देखो, नहीं तो स्क्रीन पे देखो। व्हेन एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल, आइडिया तो ऑलरेडी है, लेकिन हमें थोड़ा, मान लो 5 मार्क या 7 मार्क का हमको क्वेश्चन लिखना है, तो बच्चों एग्जाम में हमको कितना लिखना पड़ेगा, कैसे लिखना है बच्चों? सीधा दिया है नोट्स में आपके, देखो। एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल व्हेन द टाइम elapses, जैसा सेलर ने बायर को कहा हो कि मैं 1 महीने बाद, आफ्टर 1 मंथ आई विल ट्रांसफर ओनरशिप, एंड आफ्टर completion of 1 month that agreement to sell will automatically will become sale, of course subject to certain condition fulfilled। कोई कंडीशन रखा होगा तो वो भी फुलफिल होना चाहिए, और कंडीशंस आर टू बी फुलफिल्ड सब्जेक्ट टू विच प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू बी ट्रांसफर्ड। ये तो हमें पहले ही पता था। लेकिन बच्चों, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अगर बताना है आपको, तो उसके 6 पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, जो कि आपको एकदम आसानी से याद रहेंगे, बरोबर है? आपको याद है जिस समय मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ाया था बच्चों, रिकॉल करो कि अगर आपको कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने का है तो इट मस्ट कंटेन ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 10। याद है बच्चों? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10। ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसर्ट होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। याद आया बच्चों? एक्सप्रेसली नॉट डिक्लेयर्ड बाय लॉ एज वॉइड होना चाहिए, सब पढ़ाया था। जब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको पता है क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है, तो वैसे बच्चों हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी पढ़ रहे हैं। हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स वो जो हम पढ़ रहे हैं ना बच्चों, किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स को अगर आपको कॉन्स्टिट्यूट करना है, लाइन समझा बच्चों? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स अगर आपको कोई बनाने का है, कॉन्स्टिट्यूट करना है, तो हमेशा याद रखना, बायर एंड सेलर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स होगा, उसमें कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, उसमें कौन से एलिमेंट्स एग्जिस्ट होने चाहिए, जिससे हम ये प्रूव कर सके कि हाँ ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स है। तो बच्चों पहला पॉइंट पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको लगता नहीं कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स के लिए कम से कम 2 पार्टीज चाहिए? कम से कम 2 पार्टी चाहिए, एक ऑफर देने वाला, एक ऑफर एक्सेप्ट करने वाला। अपना वही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जैसा चल रहा है, देखो बच्चों। बायर एंड सेलर होना चाहिए कि नहीं? हेलो, नोट्स दिख रहा है सबको? तो पहला एसेंशियल एलिमेंट क्या, देयर मस्ट बी एटलीस्ट, कम से कम 2 parties, seller and buyer. Now don't ask me what is seller, who is buyer, huh? Please.
सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट क्या है देखो, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों याद करो, हमारे कॉन्ट्रैक्ट हम जो पढ़ रहे हैं ना बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, मेन हीरो कौन है? बायर सेलर मत बोलो। हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट का मेन सब्जेक्ट मैटर कौन है? गुड्स। मेन सब्जेक्ट मैटर क्या है? गुड्स। गुड्स की डेफिनेशन सबको आती है बच्चों? टाइप्स ऑफ गुड्स आते हैं? एग्जिस्टिंग गुड्स 3 प्रकार के होते हैं, याद है? अब वो सब पढ़ा हुआ आपको कितना काम आएगा देखो जरा। पॉइंट नंबर 2 पढ़ो। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नेसेसरली बी गुड्स कवरिंग ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी। कवरिंग ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी, इसका मतलब जमीन बेची जाती है, बिल्डिंगें बेची जाती है, बंगले बेचे जाते हैं, ये कभी भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में कवर नहीं होते, क्योंकि ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी है। सुन रहे हैं क्या? यहाँ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स में वही गुड्स आएंगे जो मूवेबल नेचर के हों, जो ट्रांसफर किए जा सके, सॉरी मतलब फिजिकली गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, मूवेबल होने चाहिए। फिर क्या लिखा है देखो, आई थिंक मुझे लाइन पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बच्चों। सब्जेक्ट मैटर हमारे कॉन्ट्रैक्ट का गुड्स होना चाहिए, पार्टीज बायर एंड सेलर होनी चाहिए, एंड गुड्स या तो एग्जिस्टिंग गुड्स हो, ओन्ड और पजेस्ड बाय सेलर, या फ्यूचर गुड्स हो बच्चों।